लोगों के पास बीजारोपण होगा तो वो वृक्ष बनेगा और आगे फल फूल लाएगा। हमारे यहाँ तो मेन कपास है, कॉटन। कॉटन। हाँ जी, सोयाबीन भी बहुत कम, और उसके बाद चने ज्यादा, गेहूँ कम, और मिर्ची भी छोड़ पकड़ के मिर्ची पर फोकस है, लेकिन वायरस छोड़ पकड़ कर वायरस छोड़ ही नहीं रहा है। छोड़ पकड़ कहाँ है 2 साल लगाओ, फिर एक साथ 2 साल आदमी अंदर गड्ढे में जाता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो सोचता है यार बंद कर दो। आप लोगों ने 70-30 वाला कॉन्सेप्ट समझा है क्या? हाँ। कुछ वीडियोस देखे हैं? एक 999 नंबर का वीडियो है, देखा है। उसको अगर आप मिर्ची, कॉटन या किसी भी फसल में अप्लाई करेंगे तो शायद आपका लंबा चलेगा, वायरस कम आएगा या नहीं भी आएगा, ऐसा भी हो सकता है। वो एक 70-30 फार्मिंग जो है ना, वो एक फार्मूला है। बहुत अच्छा, मतलब हमने हर फसल पे ट्राई किया है। अच्छा। लेकिन मैं अभी एक कैमरे के सामने अगर हर फसल बोलने लग जाऊंगा ना, तो ये फोन बंद होना नहीं लेंगे, ये चालू रहेंगे। अभी मैंने पकड़ के रखा है केले को, लेकिन कई सारे किसान ऐसे हैं जो उनकी जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उसमें वो एक फार्मूले को यूज कर रहे हैं। हमने कई सारे प्लॉट देखे हैं जो आपके अदरक के हैं, मिर्च के हैं, आपके कॉटन के हैं, वो फार्मर उसको उपयोग कर रहे हैं, उस फार्मूले को, तो बहुत ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं और कम से कम खर्च में, कम बीमारियों में ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। सोचा था मैंने, प्लान किया था 70-30 से मिर्ची का, पर वही ज्यादा हमको क्या करता, हमारा जमीन है थोड़ी मीडियम है, एकदम ब्लैक सॉइल नहीं है, उसमें चारा इतना होता है खरपतवार, वो भी सब आपके कंसेप्ट सुने हैं कि वो चारा ही चारे को मारेगा, बीज को मारेगा, सब पता है मेरे को, मैंने बहुत वीडियो देखे, 12 बजे तक जगता था, इसलिए मैंने आपको गुरु बोला अभी इस लायक नहीं है, हम खुद ही सीख रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैं जहाँ जाता हूँ ना, आप सभी को लगता होगा बलराम कुछ बांटने आया है, मैं आप लोगों से सीखने आया हूँ यहाँ से कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा सही होता, आपका बड़प्पन है। गया था मीटिंग में, गया था माकड़खेड़ा, गया था मर्दाना, गया था आपकी सागर भाई के साथ आप कर रहे थे ना। अभी क्या छोड़ दिया उनको? नहीं, सागर भाई अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। पकड़ा तो था नहीं, मित्रता है काफी समय से, वो मैच होते हैं, तो 2-3 साल से हम साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं। अब उनको क्या था, यहाँ एमपी में बिजनेस चालू करना था, तो मैंने कहा भाई चलो मैं आपकी मीटिंगें करवा देता हूँ। एक वो लुक था, दूसरा क्या था कि एमपी को मुझे डिजाइन करना था। एक्चुअली क्या है, 2 हाथ से ताली बजती है। वो अच्छे साइजेबल एक्सपोर्ट का काम करते हैं, केले में खरीदी करते हैं, और हम सब अगर आप बात करें आज, तो केले लगाना नहीं लगाना, तो अभी आपके मन दिमाग पे सिकन आएगी कि यार 2-3 रुपए किलो तो बिक रहा है, क्या करें। तो मैं सागर भाई को लेकर के एक 7 दिन में 21 मीटिंगें जो मैंने करी, वो इसलिए करी कि भाई ये व्यक्ति है, ये आपका माल खरीदेगा। मैं ये नर्मदा बेल्ट के किसानों को एकदम मतलब रिच करना चाहता हूँ, तो मैं पूरे भारत में हर राज्य में जाकर मैं मीटिंगें ले रहा हूँ, किसानों को सीखना सिखाना, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि आप मुझे सुन लो। एक्चुअली शुरुआत जो थी उसमें लगता क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यार ये बलराम हमारे सामने पड़ा बला हुआ है, इसको ठीक है मेरे को ज्यादा आता है, तो ऐसी सोच थी। लेकिन आज मैं जिस स्थान पे हूं, तो अब आप लोग सुनने को रेडी हो। आप ऑलरेडी बलराम के कार्य देख चुके हो कि एमपी के बाहर क्या कर रहा है। तो मैं अब 2022 में पूरे नर्मदा बेल्ट को डिजाइन कर रहा हूँ कि यहाँ का हर किसान जिसके पास पानी है वो कर्ज मुक्त हो, और जिसके पास नहीं पानी हो वो भी कर्ज मुक्त हो, एग्रीकल्चर वाला। तो एक हमने किसान पाठशाला के संगठित मित्रों ने एक पोर्टफोलियो बनाया नर्मदा बेल्ट का। तो हमने शुरुआत करी पिछले साल से, फ्रंट पे रखा केला। तो उसमें सागर भैया और उनके जैसे कई आदमी हैं जो केला खरीदते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि भैया की गाइडलाइन अच्छी है, सागर भैया की, और दूसरा ये माल खरीदते हैं। तो हमने जगह जगह जहां केला लगता है मीटिंगें करी, किसानों के सामने उनको रखा और बॉटम रेट की बात करी। आज तक केले में एमएसपी नहीं है, और हम बात कर रहे हैं एमएसपी में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये देंगे, उसके ऊपर जो मार्केट रेट हो। लेकिन विडंबना है कि किसानों को अभी तक समझ में नहीं आया। उसके पीछे भी एक कारण है। मैं सागर भैया को लेकर के जैसे घूमा ना नर्मदा बेल्ट में, तो हमने क्या फार्मरों को बोला कि
₹8 का मिनिमम बॉटम रेट हम देंगे, 100% गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। ये दो बातें थी, आप गाइडलाइन फॉलो करोगे आपका 100% माल बिकेगा, भले कोरोना आए कि लॉकडाउन आए कि कुछ भी आए। ₹8 मिनिमम, मैक्सिमम जो मार्केट रेट हो। अब उसके पीछे विडंबना क्या हुई, दूसरी कंपनियों ने एक पैरेलल लाइन चला दी। रेवा मेरी कंपनी है तो स्वाभाविक है कि मैं जाकर बात कर रहा हूं, अगर आप आज आपके सामने आपको मेरी बातें अच्छी लगेगी तो आप आगे कल जुड़ोगे, परसों मेरा पौधा भी खरीदोगे, तो ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो दूसरी कंपनियों को क्लियरली समझ में आ गया कि एमपी नर्मदा बेल्ट से अब हमारा पलायन होगा। तो अदर कंपनियां जो है उन्होंने क्या किया, जो केले खरीदने वाले हैं, जैसे रमेश है, गुड्डू है, महेश है, झक्कू दादा है, सक्कू है, ये जो केले खरीदने वाले हैं इनको उन्होंने पौधे का डीलर बना दिया। और पीछे से दूसरा प्रोपोगेंडा चला कि अगर आप रेवा किसानों के पास, मेरी रमेश से डायरेक्ट बात हुई है, मैंने कहा भैया तू गाड़ियां भर रहा है तो तू रेवा के पौधे के लिए किसान को क्या बोलता है? रमेश बात सुनो। हाँ, ये रेवा का है तो माल बिकता ज नहीं है। हमने बालसमंद के पास बलगांव में मीटिंग हुई, महेश पटेल जी के वहां पे 60-70 किसान थे। वहां मैंने रमेश भाई को स्पेशल बुलाया। वो आदमी कितना ना समझ कहूंगा मैं उसको, उस आदमी को स्पेशल बुलाया कि भैया सागर भाई आए हैं, आप यहाँ केला लोडिंग कर रहे हो तो आप दोनों आपस में बात कर लेना कि यहाँ के किसानों का माल अच्छा बनाएंगे तो लोडिंग करके दोगे कौन? आप ही दोगे ना। मेरा 1% इच्छा नहीं लोडिंग करने की। पिछले साल जब सागर विभाग घुमाया, रमेश को 2 बार बाद में मिला मैं, मार्केट से खबर आई कि रमेश बोल रहा है भैया जहां रेवा लगा है वहां का माल चलता नहीं। क्यों? क्योंकि रमेश के पास दूसरी कंपनी की डीलरशिप आ गई। 50 पैसे पौधे के कमीशन के कारण इस क्षेत्र के विकास को रोक रहे हैं ये लोग। मैंने रमेश से डायरेक्ट बात करी, मैंने कहा भैया तेरे को जिस कंपनी का पौधा बेचना है उसका माल काटना हो उसी का काट, इसका माल खराब है ये कहने का अधिकार किसने दिया? फिर उस दिन से मेरा हुआ दिमाग खराब, मैंने कहा ये गड़बड़े हैं। हमने सोचा था कि आप खुद इनका माल काटो, केवल हम क्वालिटी बना के दें। हमने एफपीओ बनाया, एक छोटे किसान को, सोहन भाई को खड़ा कर दिया, जा भाई माल काट। तुम 25 साल से केला खरीद रहे हो, तुमको ये नॉलेज नहीं है कि दराती से काटना कि धागे से काटना। छोटी सी बात है। वो सोहन भाई को खड़ा कर दिया, सोहन भाई धागे से माल कटवा रहा है, आज अपनी गाड़ी ₹7.5 में कट रही। रेवा का जहां पौधा लगा है, जहां 70-30 फॉलो है, आज 3 फरवरी ₹7.5 का रेट पूरे मध्य प्रदेश बड़वानी में नहीं है, न कहीं जलगांव, बुरहानपुर, रावेर में है। ₹7.5 का आज का रेट 751। हमारी गाड़ी आज 751 में कट रही है। अभी सारे किसान बोल रहे हैं आपको रेवा लगाना है, हमको 70-30 फॉलो करना है। देव ना भाई, तुमने जिस कंपनी का पौधा लगवाया उसको ₹3 में काट रहे हो, दो ₹5, ₹7 का रेट दो। तो मैं इस स्टाइल में काम करता हूं कि आप मान लो तो 16 आने, नहीं मानो तो 17 आने, मैं कर लूंगा। अभी दूसरा क्या करेंगे? तो अभी ऐसे द्वंद्व चलते रहेंगे। खैर वो बातें, तो सागर भैया इसलिए साथ में थे कि वो केला खरीदते हैं। एक्चुअल में अभी भी साथ में ही है वो, लेकिन वो उनके वहां काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। आज भी हमारे पास 1000 कंटेनर का एडवांस ऑर्डर है। मैं आपके यहाँ आके क्यों बैठा हूं, इसके पीछे एक कारण है। हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, एफपीओ, जिसमें हम सब किसान हैं। आप चाहो तो आप भी जुड़ सकते हो। एफपीओ का काम क्या है? एक काम है एग्री इनपुट, कि खेती किसानी के सारे सामान आपको कम दामों पे मिले, संगठन को रेट कम मिलता है। दूसरा, आप जो पका रहे हो उसको अच्छे दामों पे बेचना। एफपीओ का उद्देश्य क्या है? एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट। तो हमने बी किसान का एफपीओ बनाया है। उसके तहत जो किसान हमारे साथ में जुड़कर आगे बढ़ेंगे, जैसे केला आप लगा रहे हो लेकिन एक जनरल तरीके से चल रहे हो, सिंगल आप चल रहे हो, तो आपके सिंगल की सुनना और एक संगठन की सुनना, कई सारी बातें आती है। जैसे क्या बातें आती है? अभी आपने केला लगाया तो आपको सब्सिडी मिला क्या पौधे का? नहीं मिला। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। गुजरात में मंडलियां हैं, किसान मंडली से जुड़कर आगे चलता है और हर साल पौधा लगाता है, हर साल सब्सिडी लेता है। क्यों? वो संगठन एक आवेदन देता है वहां के कलेक्टर को, साहब हम यहाँ 700 एकड़ के किसान हैं, हम इतने
200 किसान है, हमने ये फसल लगाई है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हमको सब्सिडी दिलाओ। एक छोटा सा लेटर जाएगा, किसका? संगठन का। पौधे की सब्सिडी आ गई, राहत मिल गई ना। महाराष्ट्र में कुछ बेल्ट ऐसे हैं, तेंबुर्नी, सोलापुर, सतारा के, वहां एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट भी मदद करती है, लेकिन आपको अगुवाई करना पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हमें इस चीज की आवश्यकता है। वहां पर जो संगठन है, एफपीओस है, वो एक्सपोर्ट के लिए बंच कवर, दवाइयां और उसको टैगिंग करने के रिबिन, और मतलब जो एक्सपोर्ट के नॉर्म्स में जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, 10 से 12 रुपए का एक आपको पूरा पोर्टफोलियो लगेगा पर पौधे का। तो वो वहां से 70% सब्सिडी लेते हैं गवर्नमेंट से कि हमने 2 लाख पौधों पर एक्सपोर्ट की गाइडलाइन फॉलो करना है, हमारे पास बजट नहीं है, आपको क्षेत्र यहाँ डेवलप होगा, एक्सपोर्ट होगा, हमको 2 पैसे मिलेंगे। वो कलेक्टर पे एक लेटर देते हैं, तो गवर्नमेंट तरफ से किसानों को सब्सिडी आती है। तो ये बहुत सारे काम केवल संगठन से हो सकते हैं। और क्या हो सकता है संगठन से? कि हम अगर नर्मदा बेल्ट के 500 किसान मिल करके केले की खेती करें, तो कम से कम 300 के प्लॉट तो एक जैसे होंगे ना। अभी अलग अलग कर रहे हैं। आपने केला लगाया है अभी, क्या ग्राफ का है? 5-6 का है। आपने लगाया है, क्या ग्राफ है? 5-6। तो ऐसे अगर हम 10 किसान है, आपके पास भी केला है, क्या ग्राफ का लगा है? 5-7 का है। तो ये फर्क है। जैसे हम 10 किसान है तो किसी का 5-5 है, किसी का 5-6 है, किसी का 5-7 है, किसी का 5.5 होगा। अब किसी की पीली मिट्टी है, किसी की काली मिट्टी, किसी की पथरीली है। तो ये जो फर्क आएगा, ये फर्क उस माल में भी आएगा। जब इकट्ठा होकर के एक गाइडलाइन से आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या? सभी एक दिशा में जाएंगे। भाई 5-7 का लगाना तय हुआ, सभी लोग 5-7 का लगाएंगे। अभी अगर यहां पर माल कटने के लिए गाड़ी आई, तो जब शुरुआत होता है तो पूरी गाड़ी का माल बनता है, लेकिन एंडिंग होता है तो आधी गाड़ी माल बेचता है। अब दूसरे के बगीचे में से जा नहीं सकती, व्यापारी की भी समस्या है। एक जैसा अगर प्लॉट है दोनों का, 10 लोगों का एक जैसा प्लॉट है, तो आधा यहां से भर लिया, आधा वहां से भर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो माल पास होने वाला है। हमारा किसानों का तो एक ही मुद्दा है ना कि हम जो फसल करें उसमें पैसा अच्छा बने, या और कोई मुद्दा है? यही मुद्दा है ना कि शुद्ध सात्विक तरीके से हम कम खर्च में ज्यादा उत्पादन ले, पैसा ज्यादा कमाए, इतना ही मुद्दा है ना। तो इसके पहलू बहुत सारे हैं। तो हम एफपीओ के माध्यम से उन सारे डॉट को इकट्ठा कर रहे हैं। अब जो किसान हमारे साथ आ जाए उसका स्वागत है, नहीं आए तो हम खुद चल लेंगे। तो सागर भैया के साथ भी घूमकर हमने ऐसे ही किया कि तुम किसान इकट्ठे हो जाओ। कोई इकट्ठा नहीं हुआ। उस समय हम बोल रहे थे आप गाइडलाइन लो। अब हमने एक प्लान बी चालू कर दिया। एक तो है कि जो किसान खुद खेती करे, खुद सक्षम है केला लगाने के लिए, वो हमसे पौधा ले सकता है, गाइडलाइन ले सकता है, उसका माल बिकवाने की 100% जिम्मेदारी हमारी। 100% फॉलो करेगा तो 100% माल बेचने की जिम्मेदारी हमारी। तो यहां एक तो वो इंश्योर हो गया। दूसरा, 100% गाइडलाइन फॉलो करेगा तो मिनिमम 5 रुपए का हम रेट देंगे, इससे कम में नहीं काटेंगे, ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो। और सिक्के का दूसरा पहलू है कि जो किसान कर्जदार है, जिनके ऊपर कर्जा है, जो आगे बढ़ नहीं सकते, कि केले लगाने में आपको पौधा, खाद, दवाई शुरुआत में पैसा ज्यादा लगता है, तो जो फार्मर कर्ज में है वो केला लगा नहीं सकते, लेकिन उनकी उम्मीद है कि मैं कुछ करूं, तो उनको हम हमारी तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं। शिक्षित करना है कि 70-30 खेती कैसे करें, उनको पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, आप कल्टीवेशन का खर्चा, बंच कवर का खर्चा सब हम देने वाले हैं। तो ये दोनों तरह के सपोर्ट हम दे रहे हैं अभी नर्मदा बेल्ट को। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है हमारा, कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर के या इंडिया के जो अच्छे खरीदार हैं वो इस नर्मदा बेल्ट पे आएंगे। कब? जब उनको नीचे प्लेटफॉर्म तैयार मिलेगा कि अच्छा माल लगातार मिलता रहे। व्यापारी की तो नीड यही रहती ना, जैसे हमारी नीड है ज्यादा पैसा कम खर्च में, ऐसे व्यापारी की क्या नीड है, जहां हाथ डालूं वहां मुझे पैसा मिलना चाहिए। उसकी भी अपेक्षा है। हम अगर व्यापारी बनेंगे तो हम भी सोचेंगे कि मैं यहां से माल खरीदूं तो मुझे क्या पेमेंट मिलेगा, क्या होगा मेरे साथ। ये सारी चीजें हैं। 10 मिनट बात कर लो ना इनका एक बार फोन पे। इकट्ठा करने की भूमिका एफपीओ निभाएगा, और एफपीओ मतलब बलराम खुद अकेला नहीं है, हम सब है उसमें। हम सब अपनी अपनी अगुवाई करें,
हम सब अपनी जिम्मेदारी लें। आप यहाँ के 4 जन इकट्ठे हुए हो, आप अपने खेत की जिम्मेदारी लो, अपने गांव की जिम्मेदारी लो कि यहाँ कोई अगर आएगा तो इस दिशा में हम बढ़ेंगे। एक्चुअल में किसान के पास भी थोड़ी द्वंद्वता वाली समझ है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो इसको न बताऊं, ऐसे कुछ किसानों में है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या गिरता है, वो खुद भी कम भाव में बेचता है। जहां ज्यादा माल होगा वहां व्यापारी ज्यादा होगा, और किसान सोचता है कि और मैंने किसी को बतला दिया, यहाँ ज्यादा लगवा दिया तो फिर मेरा माल नहीं बिकेगा। वो गलत भ्रांति। जैसे हम बड़वानी में, तो बड़वानी से ठिकरी तक केला बहुत है, उधर कुक्षी से धर्मपुरी तक केला बहुत है, तो वहां व्यापारियों की संख्या ज्यादा है। अभी आपके यहाँ केला ही नहीं है, व्यापारी आके करेगा क्या, रह के करेगा क्या? अब यही बालसमंद बलखड़ देखो ना, वही लोकल के 2-4 व्यापारी। केला वहां पर है तो वहां व्यापारी थे, वो 2-4 भी क्यों थे, क्योंकि वहां केला था। तो हम अगर साइजेबल, अभी एफपीओ क्या करेगा, हम कमिटमेंट कर रहे हैं बाहर के मार्केट को, हमको एफपीओ को पैसा कमाना है, और उस एफपीओ में आप रहोगे तो आपके भी परसेंटेज रहेंगे। तो एफपीओ को पैसा कमाना है तो कहां से, जो व्यापारी माल लेने वाले हैं हम उनको हायर कर रहे हैं कि भैया नर्मदा बेल्ट में आपको 365 दिन माल मिलेगा, एक जैसी क्वालिटी मिलेगी। अब बोलो क्या रेट और कैसे लेके जाओगे? पूरे हिंदुस्तान में जब बी किसान ने खरीदी चालू करी तो कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो कांटे पे चेक देता है। हमने पहली पहल करी कि भैया हम जिसका माल खरीदेंगे उसको कांटे पे चेक देंगे। बात छोटी सी है, लेकिन किसी की नजर नहीं गई, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने समझा नहीं। किसान की तो हिम्मत ही नहीं मांग ले कि मेरे को पैसे दे दे कांटे पे। मतलब वो भी बेचारा इतना कट जाए वही बहुत है, वो यही सोच रहा है कि मेरा माल कट जाए। मतलब कितनी खतरनाक विडंबना है ये। अभी फोन हम कहीं से लेने जाएंगे तो एडवांस पैसा टेबल पे रख, यही होगा ना, बगैर उसके हाथ लगाने देगा कोई? छोटी सी बात है, लेकिन किसान, उसकी हिम्मत नहीं कि बोल दे कि मेरे को पैसा कब देगा। क्यों? डर है कि अगर मैंने पैसा मंगा दिया माल भी नहीं काटेगा। करेंगे, धीरे धीरे वसूल करेंगे। उस चक्कर में हम खुद गर्त में जा रहे हैं। बगैर रेट फाइनल किए मतलब काटने को बोलते थे, काट ले भैया, देख लेना तेरे हिसाब से मार्केट रेट जो भी है। तो इन सारी विडंबनाओं को दूर करने का एक ही जिला है, एफपीओ से जुड़ना चाहिए, बी किसान ग्रुप से जुड़ना चाहिए। और बी किसान ग्रुप मेरा अकेले का नहीं, बी किसान का मतलब है बने किसान। बहुत सारे लोग इत्तेफाक है कि मेरा नाम बलराम है तो जोड़ लेते हैं कि बलराम किसान के नाम से बी किसान है। ये मैंने 16 लोगों ने नाम बनाया, ये मैंने अकेले ने नाम नहीं बनाया, जो शुरुआत में किसान पाठशाला के साथ चले थे। तो जो खेती किसानी छोड़ रहा है उसको हम बोल रहे हैं तुम किसान बनो बनो किसान, बी किसान, बनो किसान। ऐसी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी सी। आगे साथ में बढ़ेंगे तो काफी सारे रास्ते हैं। आप लोगों की कोई चर्चा हो तो बताओ, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, बहुत बोलता हूँ। इसमें जैसे बताया आपने, एक मैगजीन हो गया, हाँ। इसमें अगर बाय मार्केट से अगर अपने को ज्यादा रेट मिल रहे हो तो नहीं, बात समझो, लगाया रेवा का 100% गाइडलाइन फॉलो करी, ठीक है। अब माल कटिंग पे आ गया तो हम तो ये बोलेंगे ना कि जितने व्यापारी सबको बुलाओ, और बीके बनाना का व्यापारी भी आएगा, जो ज्यादा रेट देगा उसको देंगे ना। लेकिन आपका रेट अगर 4 रुपए में कोई मांग रहा है तो आपको तो बी किसान की कॉलर पकड़ना है, तो 5 में लेके जाए। मतलब बने भी नहीं है बंधने जैसा कोई काम नहीं है। एक्चुअली हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, अपने एग्री हो जाएंगे वो लगाने की सोच रहे हैं। एक्चुअली हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, आपके खेत में क्वालिटी मुझे बनवाना है, तो आपको मैं क्या क्या बातें आपको जो चाहिए वो दे दूं तो आप क्वालिटी बना लो। तो सबसे पहली बात, भैया 2 रुपए में बिकना नहीं चाहिए, यही बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे भाई? किसान की पहली डिमांड क्या है? मेरा माल सस्ते में न बिके। तो आप बोलो, उसके पहले मैंने बोल दिया कि 5 के नीचे हम नहीं काटेंगे। ऊपर जो मार्केट रेट होगा, अभी मार्केट में 9 रुपए चल रहा है और अपने एफपीओ का खरीदार 8.5 दे रहा है, तो हम 9 वाले को बेचेंगे ना, 8.5 वाले को क्यों देंगे? बात ही थी, एक दो किसान है एग्री, और उसमें रेट ये रहेगा कि जैसे कि इनने मतलब अपने से 8 रुपए में, सामने वाला मार्केट वाला 9 में ले जा रहा है, उसको दो ना, 9 वाले को देंगे, मार्केट को दो। बाकी अगर वो 4 में मांगे थी 5 में, तो आप बंधे हुए नहीं हो, बंधा हुआ एफपीओ है। इतनी सुंदरता, पारदर्शिता से पूरे हिंदुस्तान में किसी ने पोर्टफोलियो नहीं बनाया। बहुत बढ़िया है।
आप नहीं बंधे हुए, एफपीओ बंधा हुआ है। कॉस्ट उसकी लिमिट, फिर अगर कोई छोटा किसान उससे नहीं होता है, आप जो बता रहे हो वो तो फिर नहीं, हम फार्मर से पूछते हैं बजट। अच्छा, आपने 3 एकड़ में केला लगाना चाहते हो, तो हम पहले पूछेंगे भाई आपका बजट क्या है। आपका बजट 1 लाख रुपए है 3 एकड़ में खर्च करने का, तो 33,000 रुपए एकड़ खर्चा कर सकते हो, तो हम आपको गाइडलाइन वैसे देंगे। अभी किसी का 3 लाख रुपए खर्चा करना है 3 एकड़ में, तो फर्क क्या आएगा वजन का। आपका वजन 15-17 किलो आएगा, इनका वजन 25-26 किलो आएगा, लेकिन क्वालिटी दोनों की सेम लाना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक साथ रहने का यह है कि किसी की भी खेत से माल कटे तो कंसिस्टेंटली क्वालिटी है, एक जैसी क्वालिटी है। व्यापारी अच्छा जो ज्यादा पैसे देता है आता कब है? क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी, 3 चीज चाहिए। एक भी इसमें कम हुआ, क्वालिटी है, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी नहीं है, तो गधा घोड़ा पासांग एक में जाएगा। क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, कंटिन्यूटी भी नहीं है, तो दिक्कत। कंटिन्यूटी नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी एक बार है, तो एक बार आकर वापस जाएगा, तो आने जाने का उसका, क्योंकि एक्सपोर्टर जो आता है ना, लोकल लेबर उस तरह की पैकिंग नहीं करते। मैंने बताया ना कि वो लोहे से काटते हैं, वो कटता है धागे से। मैं अभी खरीदी चालू किया हूं यहाँ पर, तो मैं इनको भी मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि धागे से कैसे माल कटेगा, देखा है ना। धागे से माल मैं काटते दिखा रहा हूँ कि प्लास्टिक धागे से माल, मैं इनको सिखा रहा हूँ कि आप भी प्लास्टिक धागे से काटो। 20-20 साल से केला खरीद रहे हैं, ये पता नहीं कि वो केले के पंजे को काटना कैसे है। तो इतनी तो गजब की विडंबना है अपने यहाँ पे, है ना सुंदरता। आपने लोहे की दराती से काटा, वो यहां से उत्तर भारत में गया 3 दिन में, पकने में 4 दिन, बिकने में 3 दिन, फिर खाने में 2 दिन, ये टोटल 15 दिन 12 दिन का जो पीरियड है, इसमें जहां वो लोहे की दराती का जंग लगता है, वहां फंगस आती है, काला पड़ता है, वो ऐसे टूट के झड़ जाता है। आप ठेले पे देखते हो ना, ये मुंह काला पड़ेगा, केला सही रहेगा। इसने क्या बिगाड़ा इस मुंह ने? ये लोहे की दराती से कटा है, तो जंग लगी, वहां फंगस आ गई। ये प्लास्टिक धागे से कटेगा तो केला और डंडल एक साथ में ही सुकड़ेगा। ये अलग काला पड़ गया, ये झड़ गया, केला टूटने लग गया, इसका मतलब यहां पर गड़बड़ी है ना। तो जिसको आप माल दे रहे हो उसका भी दुख समझो, जिससे माल खरीद रहे हो उसका भी दुख समझो। हम दोनों को बीच में मिला करके कैसे आगे बढ़े, बस बात इतनी सी है। न तो व्यापारी गलत है, न किसान गलत है, बस केवल सोच और समझ का फर्क है। हम कभी बोलते हैं यार कि मेरे को तो रेटिंग नहीं दे रहा, वो बड़वानी में तो 7 रुपए में माल कट रहा, हमको तो 4 रुपए में लेके जा रहा है। अभी हम 2 प्लॉट देख कर आए, उनकी कंडीशन 4 में भी कटने लायक नहीं है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम्हारा 4 में कट रहा है, ये भी अच्छा भाव दे रहा है वो। अदर कंपनी का पौधा लगा हुआ है, 12,000 पौधे लगाए हुए हैं, 4.5 बाय 6 का है, 1700-1800 पौधे 1 एकड़ में है। कोई इतना बड़ा सा है, कोई इतना बड़ा सा है, कोई इतना बड़ा सा है, ऐसा मिक्स है। यह स्थिति करना है तो मिक्स में गड़बड़ी हो जाएगी ना। अपने यहाँ मतलब 5 बाय 7 पे भी ऐसा है, तो क्या गैप फिलिंग आ गई थी, क्या आ गया था? गैप फिलिंग गई थी। हाँ। फिर सोनी जी की गाइडलाइन में बहुत गड़बड़ी है। सोनी जी का हर जगह ठप्पा मिल रहा है अपने को, नहीं? सोनी जी भूपेन भाई, हाँ। वो तो अलग हो गया ना। नहीं वो अपने हिसाब से चलो, तो मामला गड़बड़ा है बहुत उसमें। नहीं, इसलिए अभी हमने फिर भैया जिया जी को खड़ा किया है। काली मिट्टी में बंच चोकिंग हुई है, छोटा बंच निकला और मुरुम थी, वहाँ बंच फुल निकले और पौधा जो हल्की जमीन है वहाँ पर साइज अच्छा बना है। हाँ। अच्छा, तो गड़बड़ी है, वो सोनी जी देखना आया था। आज की पोजीशन क्या है? फ्लावरिंग आ गई है या आ रही है? 70% निकली है। एक सुबह वीडियो बनाकर भेजो ना, क्या है अभी जो अपन ने बूस्टर डोज बताया ना, जो फ्लावरिंग आ रही थी, वो डीएपी वगैरह आपने लिखा है क्या? वो तो अलग पहले फोटो और ये भेजना मुझे। जो बंच रहे हम अलग से ड्रेंचिंग कर हर 5 जो रुका है ना, उसको फास्फोरस, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन वाला ड्रेंचिंग दो, ताकि पूरा बंच जल्दी निकल के आए। क्योंकि अभी बदल के कारण ठंड कम है, लेकिन ठंड थोड़ी सी बढ़ गई तो फिर वो चोकिंग होगा, ये गड़बड़ फिर आएगी। नहीं, ये चोकिंग तो पहले देगी थी। ये चोकिंग पहले जो पहला बंचन थी, अभी तो जो छोटा पौधा है उनका अलग से ड्रेंचिंग देती है, वो स्पीड से चलेगा। कितनी दूर है खेत इनका? 2-3 किलोमीटर। तो जाते समय निकलते चलते ना, इधर से लाइट में निकल देख चला लेंगे ना। खेत में।
देखेंगे उसको। वो जो तुम आ ही नहीं रहा था औकात मन को, तो एक बार मीटिंग भी ले तो फिर भैया टाइम नहीं मिली तो नहीं एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी मैंने पूरा मामला गड़बड़ाया था। ठीक है, उसको रिपेयर करेंगे जितना होगा। अभी मैंने क्या किया है, 2022 में मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा समय देने का मैंने फाइनल किया। इन लोगों को बता दिया है कि महीने में 15 दिन मैं एमपी को दूंगा, बाकी 15 दिन पूरे भारत को दूंगा। ऐसा किया है मैंने। भाई सब दूर दौड़ रहे हैं तो अपना एमपी भी तो डिजाइन करें अपन। और हर किसान के पास पहुंचना मेरा संभव नहीं, इसीलिए भैया है, आप है, तो ये, लेकिन वो क्या है, मिस मैच होता है कहीं कहीं पर। पूरी चेन के नंबर रखो। अब वो पूरा संपर्क में पहले से था। अभी आपके पास ज्यादा नजदीकी आदमी आ गए, तो पकड़ के रखो। पूरी सोनी जी कर रहा था, फिर दूसरा ठीक है। मोहनपुर वाले कुलदीप भाई भी बहुत परेशान हो गए थे, बोले यार बहुत परेशान हो, कोई नहीं सुनता। कुलदीप भाई जो पौधे मैंने बताया था ना आपको कि गेप फिलिंग करते करते जेन का बना दिया। हाँ एक्चुअली ये जो मैं आपको एक कब का बतलाऊं, plantation गेप फिलिंग वाली लाइन में बतलाऊं आपको, शायद मई अप्रैल में। हाँ अप्रैल में। 2-3 चीजें उस समय में रहती है कि आपने गर्मी में लगाया तो मक्का और सण लगा है क्या? लगी थी अपने, मक्का और सण दोनों लगी। हाँ मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। एक तो मक्का और सण लगा है क्या, दूसरा फिर जब पानी हम दे रहे हैं और टेम्परेचर कितना है, तो वो शरद गर्मी जैसा हुआ तो यहाँ पर काला धब्बा पड़कर वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे पत्ता भी काला होगा और उससे जो पानी नीचे गया यहाँ पर काला धब्बा पड़ेगा, सॉइल बोर्न डिसीज जैसे ही आई तो वो जगह एरर में ही जाएगी। फिर वो शरद गर्मी का जो प्रकोप लगेगा सॉइल बोर्न डिसीज का, वो एकदम चुटकी बजा के सही नहीं होगा। उसको चाहिए ब्लीचिंग पाउडर। अब छोटे बच्चे को ब्लीचिंग पाउडर कितना देना वो भी मायने रखेगा कि 100 लीटर पानी में 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर डालना है और पौधे को सीधी ड्रेंचिंग करना है मात्र 50 ml पौधे का सही। अब अगर बड़ा पौधा है तो उसको फिर 100 ml 150 ml, फिर बड़ा पौधा है तो उसको 200-300 ml। तो वहां पर भी हमारा जो लड़का अगर ड्रेंचिंग करने गया, एक्चुअली उसका इलाज ब्लीचिंग पाउडर के अलावा कुछ नहीं है। अब हमने 15 लीटर में वो ब्लीचिंग पाउडर वाला पानी डाला और पीछे पेंदे में हिलाते नहीं गए तो आखिरी के पौधों में वो गाढ़ा जाएगा। ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं। तो इसको कभी कभी क्या होता है कि टीम के लड़के बताने में भी उतना डीपली नहीं बता पाते हैं, और बताया तो किसान से उतना डीपली अप्लाई नहीं होता, और किसान ने करके फिर चले गया घर खाना खाने, तो उसका जो पंप डालने वाला उससे हिलेगा नहीं पंप। तो ये कुछ ड्रेंचिंग ऐसी होती है जिसको कम से कम प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। खास समस्या वही गर्मी की थी। मई 5 मई का लगल है, तो मई की चप्पे में 25% पौधा अपने यहाँ मई एकदम कत लगी है। वो मई में सबसे बेस्ट भी है, तो कुछ फसल लगा दो उसमें, जैसे प्याज है, लहसुन तो भी निकल जाता है। सण मक्का सबसे अच्छा है। मक्का भी सबसे अच्छा है। मैं जो गाइड करता हूँ ना, जैसे आपका पौधे से पौधा 7 फीट है और लाइन से लाइन 5 है, तो जो 7 फीट पे पौधा है उसके बीच में 4 दाने मक्का के पहले लगा दो, और जहां केला आना है उसको एल आकार में, पश्चिम दक्षिण आकार में, पौधे से 1-1.5 फीट दूर, सन की हाइट 1 से 1.5 फीट की होना चाहिए। उसके बाद में उसकी छांव में पौधा लगाओ। केला जो है ना वो प्याज के जैसे है, जैसे प्याज का छिलका निकाला अंदर कुछ दिखेगा, ऐसे केले के पौधे का छिलका निकाला तो अंदर हड्डी है ही नहीं। अभी पपीता है या नींबू है या सीताफल है, इनमें हड्डी है, तो ये गर्मी सहन कर लेते हैं, केला सहन करता ही नहीं। थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ तो गर्मी में जो नए खिलाड़ी उनको हम बोलते हैं कि आप जुलाई में लगाओ। सबसे बेस्ट सर यही है, जून या फिर जुलाई में लगाओ। नहीं, जून को अभी डिले कर दो। क्यों? बारिश ही जुलाई में आती है, जून मई में शामिल हो गया, जून भी गर्मी में शामिल हो गया। कुछ फर्क आ जाता है थोड़ा बहुत 15 जून के बाद, कुछ भी कम होती है उसमें। 15 जून के बाद। मेरा 5 जून का ही लगा था, उसमें दिक्कत नहीं आती, पर गर्मी में लगाओ तो दिक्कत आती ना दिक्कत। यह बात भी बोलूं कि जो नया किसान है वो मई माह में सोचो। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, नए फार्मर को थोड़ा इजी ना ना ना, मैं कंप्लीट हूँ। अब बैठो ना, सही हूँ मैं। इतना ज्यादा मत ध्यान रखो यार। अच्छा सेकंड जड़ी है। कौन से महीने का? 5 जून का है। जड़ी है, जड़ी है। पर पीलापन बहुत आ रहा है इस बार पत्तों में।
ये ठंडी और ये जो बादल है ना, इसके कारण हो रहा है। उसका इलाज है कि पानी थोड़ा बढ़ा के रखो, और अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम हुमेट, ये 2 चीजें ज्यादा चलाओ। अभी सबके यहाँ देखोगे ना, जिसके यहाँ ठंडी लहर गई उस दिन पानी कम है अगर खेत में, तो वो आपके पौधों में पीलापन ले आएगा, हरापन पूरा खत्म हो जाएगा। वो डावा सरकता ना, जिसको बोलते हैं अपन, सुबह सुबह की शीत लहर 3 बजे से 6-7 बजे के बीच में, ठंडी लहर से पूरे एरिया क्यों भाई कर रहे हो? पानी बढ़ा के रखना है, उसके साथ अमोनियम सल्फेट का प्रयोग ज्यादा करना है, उसके साथ साथ पोटेशियम हुमेट का प्रयोग करना है। इस पे जैसे फल निकल आया तो पीले पत्ते से असर पड़ेगा कुछ इस पे? हाँ पड़ेगा ना सर। फल निकला हो या नहीं निकला हो, क्लोरोफिल अगर कम हो रहा है तो आपकी पाचन क्रिया कम हो जाएगी प्लांट में। पाचन क्रिया कम होगी तो नीचे से भोजन अपटेक कम होगा। पत्ते जितने हरे और जितने ज्यादा रहे उतना अच्छा है किसी भी फसल में। हरे पत्ते और ज्यादा पत्ते दोनों की डिमांड है, दोनों चाहिए। पीलापन अभी अपने को बहुत सारा दिखा भी, तो जरूरत से ज्यादा पीला हो गया ना तो पौधा केला पेड़ पर लगा है और वहीं पक जाएगा, वो फिर बिकेगा नहीं, वो दिक्कत आएगी। हमारे सबके लिए एक सुंदरता क्या है मैं बताऊं आपको। नहीं भैया, बस मतलब मैक्सिमम प्लांट पे ये कंडीशन है, तो फिर उसको तो मौसम का ही बोल सकते हैं अपन। नहीं, असर तो मौसम का है, जड़ी में कम से कम फर्स्ट नहीं, नहीं। फर्स्ट में भी है। नहीं, आपको फर्स्ट में बताऊं, भी कम है, बहुत कम है फर्स्ट में। फर्स्ट में अभी हम देख के आए जीन प्लाटों पे, ये तो और अच्छा है ना कि फर्स्ट में भी जीन प्लाटों का पानी का अनबैलेंस हो गया, उनमें तो ये मिलेगा। जो ठंडी रात गई, हम चूक गए कि दूसरे खेती में पानी चल रहा था, केले में ताजा पानी नहीं था, उसमें पीलापन आएगा। इसका मतलब कि सबके यहाँ आए तो मेरे यहाँ भी है तो मेरा फल अच्छा रहेगा, ये गलत शब्द है। एक्चुअली पत्ते जितने कम होंगे उतना फल में कमी पेशी आएगी। तो मिनिमम कितने 7 तो होने ही ना कम से कम। पत्तों की संख्या लगभग आप मान लीजिए कि पेड़ पर बंच में जितने पंजे हैं उतने पत्ते रहना चाहिए आपके माल कटने वाले दिन तक। और फल आने के बाद पत्ता हर दिन कम कम होते जाता है, वो सिकुड़ते जाता है, रिवर्स होता है, क्योंकि नया पत्ता आएगा नहीं, नई पेशी बनेगी नहीं। जो पेशी बनी है वही न्यूट्रिशन फल के अंदर इंजेक्ट करेगी। अभी पत्ते तो है मैक्सिमम 10 से 15 पत्ते हैं। फल जैसे 7-8 है पंजे, तो 10 से 15 पत्ते हैं, उसमें एक पत्ता पीला पड़ा है अभी। ग्राफ क्या है अपना, आपके यहाँ लगा हुआ? 5-6 का है। और फ्लावरिंग कब आ गई? फ्लावरिंग चालू होगी, अभी चल रही होगी, अभी चल रही है ना, 95% हो गया लगभग। तो अभी यही दौर रहता है एकदम से पत्ते जाने का। अभी फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 चीजें अच्छी मात्रा में देंगे तो पत्ते कम जाएंगे, वो लंबा टिकेगा प्लांट। पत्तों को बचा करके रखना ये भी एक टास्क है फल आने के बाद, बहुत बड़ा टास्क है। और ग्राफ हम बड़ा इसीलिए बोलते हैं कि जैसे भैया का ग्राफ गैप फिलिंग के कारण आगे पीछे है, लेकिन आपका जो ग्राफ है और भैया का जो ग्राफ है, इसमें अगर खेत के अंदर जाएंगे तो शायद आपके यहाँ सिगाटोका या वो जंग के धब्बे कम से कम दिखेंगे। ये समस्या नहीं थी, पर हाँ, अभी ठंडी ये जो ग्राफ टाइट रहता है ना, उसमें जो नीचे की वाप उठती है वो पत्तों पर चिपकती है, तो वहां जंग जैसे धब्बे दिखते हैं एकदम कत्थे कत्थे कलर के, वो सिगाटोका है। वो धीरे धीरे फैलता है और हवा अंदर बाहर नहीं होगी तो वो सिगाटोका कंटिन्यू रहेगा, और फिर आपके पत्ते कुछ तो न्यूट्रिशन से कम होंगे, कुछ सिगाटोका से कम होंगे, और उसकी वजह से फिर आपका फल कटने वाले टाइम तक आप ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाओगे, पहले ही माल कटवाना पड़ेगा, क्योंकि सिगाटोका के कारण आपका केला पकना चालू हो जाएगा, अनमेच्योर्ड कंडीशन में पकना चालू हो जाएगा। फिर जैसे व्यापारी को माल गया हमारा, अगर उस गाड़ी में 2-4 गुच्छे 10 गुच्छे कुछ छल्ली पक गई तो अगली बार से माल लेने नहीं आएगा वो। ये बहुत ही टफ कंडीशन है। अभी बुरहानपुर और रावेर में क्या हो रहा है, यही तो दिक्कत है। हमारे यहाँ के रेट ज्यादा है, उनकी वजह उनका 2-3 रुपए में माल कट रहा है। क्यों? सिगाटोका बहुत ज्यादा, ग्राफ छोटे, 5x5 5x6 से ऊपर जा नहीं रहे हैं। क्यों? वहां पौधे बेचने वाली इतनी कंपनियां हैं जो गाइडलाइन 5x6 के ऊपर देती नहीं। बात एकदम छोटी सी है, भैया ने 5x7 लगाया तो बलराम को सुन के लगाया, बलराम का पौधा ही लगाया, लेकिन बलराम की ये मंशा नहीं है कि इनको हर साल पौधे बेचूं और पहली बार भी इतना पौधा बेच दूं कि मैं इनसे कमा लूं।
तभी तो 5x7 बोल रहा हूं। और हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उसमें तो हम बोल रहे हैं 5x9, 5x7 भी नहीं बोलते हैं। आप हमसे अगर परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो हम बोलेंगे भी आपको 5x9 लगाना चाहिए, आपको बीके बनाना, जो सिंगल साइकिल का पौधा है वो लगाना चाहिए। उसकी सुंदरता और फायदे अपनी जगह है कि हम जो नर्मदा बेल्ट में है यहाँ पर हर 6 महीने में केले की कटिंग ले सकते हैं, उसमें संभावना है। 5x5 में हम 13 महीने 12 महीने में लेंगे, अगला बच्चा जल्दी रख नहीं पाएंगे, वो रखेंगे हम आधा माल कटने के बाद, तो वापस उसकी कटिंग फिर 10 से 12 महीने में ही आएगी। 5x9 में हम 6ठे महीने नया बेबी रखते हैं, हर 6 महीने में नया बेबी रखते हैं, एक ही बार लगा करके कितने साल आपको चलाना है, आपको डिसीजन लेना है। तो ये कुछ अपनी जगह सुंदरताएं हैं। अपनी फ्लोरिंग को जैसे 3 महीने हो गए, 90 दिन लगभग हो गए तकरीबन, तो इसमें अब रख सकते हैं पौधा। नहीं, आपके यहाँ धूप और हवा कितनी अंदर बाहर आ रही है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ। अभी तो मान के चलो कि ग्रोथ बिल्कुल 0% है उसकी। अभी आप सोचो मत रखने का, कटने को 1.5 महीना हो गया, अभी तो बेबी नहीं आएगा उसमें, मुझे ऐसा लगता है। ठंडी में रुकेगा, पत्ते नहीं खुलेंगे, पत्ते खुलेंगे। आया पर छोटा सा है, कोई से छोटा। आपका 50% माल कटने दो, क्योंकि ग्राफ छोटा है। टेम्परेचर आ गया ना, आपने रख भी लिया, अगर माल नहीं कटा तो वो पतला पतला बढ़ेगा। भाई चौड़े ग्राफ में हम जल्दी क्यों रखते हैं, क्योंकि नीचे से मोटा ही लेता है, वहां धूप और हवा जाती है वहां तक, उसका पत्ता नीचे से चौड़ा हो जाएगा। अभी अंधेरा है तो पतला पतला जाएगा, उसका पत्ता ऊपर मतलब कंगारू पत्ता रहेगा, चौड़ा नहीं होगा। जब धूप मिलेगी जब चौड़ा होना चालू होगा। अभी इतनी हाइट तक पतला पतला जाएगा, फिर माल कट गया, फिर अचानक धूप आई तो वहीं के वहीं वो चोकिंग जैसा हो जाएगा, एकदम रुकेगा, फिर वो डिसऑर्डर लाएगा। जब फल आएगा उसमें भी उसी तरीके से सिम्टम आएंगे। तो माल आधा कट जाए उसके बाद में प्लानिंग करो रखने की, क्योंकि अब वो हमारा ग्राफ ही वही है, उसका कोई इलाज नहीं है। उस दिशा में अभी मत सोचो। 5x9 में आपको नहीं लगता टेम्परेचर अपने यहाँ का बहुत ज्यादा है, तो जैसे जून में लगाए तो फिर कटिंग आएगी उसकी, आप मान लो अप्रैल में मार्च में, तो फिर धूप नहीं तकलीफ देगी 5x9 में? प्रश्न अच्छा है, लेकिन तकलीफ नहीं देगी, उसके अपने रीजन है। जैसे आपने 1 जून को प्लांटेशन किया 5x9 का, 968 पौधे, लगभग 1000 के आगे पीछे मेड वेड सब मिला करके 1 एकड़ में 1000 पौधे। अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 जून को प्लांटेशन किया है, नवंबर में आपको उसका बेबी रखना है। फल नहीं आया नवंबर में, फल आएगा आपका दिसंबर लास्ट जनवरी, अभी फल आना चालू होगा 1 जून वाले का। 15 दिसंबर के बाद से फ्लावरिंग आएगी। आपने नवंबर में उसका बेबी रख लिया, टेम्परेचर भी है, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। अभी आपका फल आया दिसंबर लास्ट जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कटेगा, क्योंकि ठंडी थी तो ये 120 दिन लेगा, ठंडी नहीं रहती तो 90 दिन में कटिंग आती है। तो अप्रैल में माल कटेगा, आपने बेबी रखा है 15 नवंबर को, अभी साइकिल समझो, 5 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जिस दिन माल कट रहा है उस दिन आपके बेबी की हाइट क्या है? तो 1000 पौधे तो कौन से जो माल टंगा है, और 1000 पौधे आपके बच्चे। आपके खेत में जिस दिन माल कट रहा है उस दिन 2000 पौधे हैं। तो जो माल कट रहा है उस पत्ते का तो डलपन आ रहा है, और जो बेबी नया बढ़ रहा है इसका हर पत्ता नया आ रहा है, उसमें नमी की मात्रा ज्यादा है। तो जो अंदर खेत के अंदर वातावरण नमी का चाहिए वो इस ग्राफ में रहेगा, ना कि 5x6 में रहेगा। 5x6 में क्या रहता है, अप्रैल में नया बेबी नया पत्ता है ही नहीं, जितने हैं वो डल हो रहे हैं। इसमें नया पत्ता नया बेबी है, जो अंदर गर्म हवाएं बह रही है उसको ये हरा पत्ता रोकेगा। जैसे गर्मी में हम खिड़की में वो खस की लगाते हैं ना चद्दर, उसमें पानी डालते हैं तो वो ठंडी हवा अंदर आती है, कूलर के पीछे लगता है। ऐसे खेत के अंदर हरे पत्ते की संख्या ज्यादा है, तो जो गर्म हवा अंदर है वो ठंडी बनकर बहेगी। तो गर्मी में केवल 5x9 का सपोर्ट करेगा, 5x6 सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, टेम्परेचर तो आप बोल रहे हो कि हो जाएगा कंट्रोल इससे, पर उसके ऊपर बंच के ऊपर जो धूप आएगी, हाँ, वो ज्यादा नहीं आएगी उस पे? नहीं आएगी। उसका कारण गेप में से आई तिरछी, अगर 3 बजे की या 2 बजे की जैसे आई, उसका कारण मैं पूरा बतलाता हूँ। 5x9 में जिस दिन फ्लावरिंग आएगी आपके घुटने से कमर तक के पत्ते हरे रहते हैं। अभी 5x7 का हम माल काट रहे हैं ना,
तो पंजे हैं आपके 8, पत्ते हैं आपके 11। अदर प्लांट में पंजे 8 है, पत्ते 4-5 है। तो पत्ते कम होंगे तो धूप अंदर आएगी एक, तो उसमें 99% संभावनाएं हैं कि पत्ते ज्यादा रहते हैं, एक चीज। दूसरा, हम बंच के ऊपर न्यूज़पेपर लगवाते हैं। आपका ग्राफ कोई सा भी हो, ठंडी हो गर्मी हो, दक्षिण दिशा की तरफ आपको न्यूज़पेपर लगाना है। उससे सीधी धूप आपके जाएगी नहीं। और डंडा जो आएगा ना, यहां पर एक छोटा पत्ता आता है, उसी को बांधना है उस डंडे पर, ताकि यहां पर धूप ना लगे और फल के ऊपर न्यूज़पेपर रहे। ये 2 काम करना तो अति आवश्यक है, फिर आपका ग्राफ कोई सा भी हो। पर हर बंच जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में है, कोई सा अपोजिट नहीं, अपोजिट आ सकता है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर दक्षिण तरफ ही बांधना है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन चलेगा। अभी आपका पूर्व में आया या पश्चिम में आया, लेकिन बंच पे कवर जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा, ताकि यहां से सन बर्न ना हो। बंच कवर नहीं रोकेगा, धूप को नहीं रोकेगा। बंच कवर धूप नहीं रोकेगा, बंच कवर उस आपके पेपर को पकड़ के रखेगा। दूसरा, बंच कवर थ्रिप्स माइट्स को आने नहीं देगा, गर्माहट रखेगा। बंच कवर जिस केले के बंच पे है, प्लास्टिक कवर है, कपड़े के कवर की बात नहीं कर रहा हूं, प्लास्टिक कवर जिस बंच के ऊपर है उसमें हल्की सी गर्माहट होगी। गर्माहट होगी तो उसका छिलका जो है वो जब पकेगा तो हल्दी पीला कलर देगा। आपकी हार्वेस्टिंग एक 5-7 दिन पहले आएगी। जैसे जून वाला अभी फ्लावरिंग आ रहा है तो 120 दिन लेगा, अप्रैल में मार्च लास्ट में कटेगा। अब यहाँ बंच कवर है तो ये 15 मार्च को कट जाएगा। ऐसे अर्ली हो जाएगा ना गर्माहट के कारण। अभी बंच कवर में बहुत भ्रांति है, वो एक सफेद कपड़ा चल रहा है बंच कवर में, उसका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। बंच कवर के नाम से बिक रहा है, उसका काम क्या है? बंच कवर आपको गर्माहट तो दे नहीं रहा, वो तो कपड़ा है, हवा अंदर बाहर हो रही है। ठंडी में काम का नहीं हो सकता, गर्मी में ज्यादा उधर भी कुछ काम का नहीं है। गर्माहट नहीं, अगर उस छिलके पर नेट जैसा कुछ तो धूप को कम करता होगा ना वो। नहीं, धूप को तो उसमें भी कम करेगा तो आपका न्यूज़पेपर ही करेगा। आपने सफेद कपड़ा लगाया या प्लास्टिक का बैग लगाया, दोनों में धूप को रोकने वाला तो न्यूज़पेपर है, वही रोकेगा। वो तो भूल जाओ कि धूप को ये रोक ले, ये तो उस न्यूज़पेपर को फटने नहीं देंगे, ये इसके लिए। अच्छा, चिलिंग में रोकने में कौन ज्यादा बंच कवर रोकेगा? प्लास्टिक कवर और न्यूज़पेपर, इसमें भी दोनों चीज चाहिए। चिलिंग में भी वही बात है कि आपके केले को गर्माहट लगे, ठंड ना लगे। आप जर्किन पहन के बैठे हो तो आपको ठंड नहीं लगना चाहिए इसलिए पहने हो, ऐसे ही केले को ठंड ना लगे तो चिलिंग आएगी, उसको चमड़ी को ठंडी हवा लगी तो उसकी पेशियां बर्फ बनेगी। बर्फ बनेगी तो वो जब हम उसके छिलके को निकालेंगे तो रेड 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 दिखेगा, और बर्फ बन गई तो वहां का पानी फिर पकड़ गया, वो आगे पीछे नहीं जा रहा है, वो वहीं वेंस में वहीं रुक गया। जब ये केला पकेगा तो इथिलीन गैस जो डाली जाती है चेम्बर में, वो इथिलीन गैस अंदर केले तक पहुंचती नहीं, तो केले को पकने नहीं देती। छिलका बाहर का उसको इथिलीन गैस को रोक लिया, वो अंदर तक उतरने नहीं देता, इसलिए वो केला खाकी पुट्टा कलर आता है, हल्दी पीला कलर नहीं आता, तो उसकी डिमांड आगे से कम हो जाती है। अभी कई किसान बोलते मेरा केला इतना सुंदर दिख रहा है, तुमको रेट नहीं देना इसलिए तुम चिलिंग चिलिंग बोल रहे हो। हकीकत है कि चिलिंग आती है और अगला अच्छा व्यापारी रेट देता नहीं, चिलिंग वाले माल को लेता ही नहीं हूं। माल बहुत दिखने में सुंदर है, 9 इंची की लेंथ है, चिलिंग आ गई तो माल बिकता नहीं। अच्छा, आता है मार्च अप्रैल में बगैर चिलिंग का माल? मतलब जैसे आपने कवर लगवाया, आता है, आता है, ट्रीटमेंट किया तो आता है। चिलिंग रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और उन सबको करना पड़ता है। एक उपाय कर लिया चिलिंग रुक गई ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम, हम केले का पौधा लगाएं उसके पहले बाउंड्री पर गन्ना घास लगानी है। केले का पौधा 2 दिन बाद लगाओ, पहले गन्ना घास लगाओ, तो ठंडी हवाओं को भी रोकेगा, गर्म हवाओं को भी रोकेगा। आज लगा रहे हैं, इसका रिजल्ट मिलेगा फल आने वाले दिन, क्योंकि उसकी हाइट केले की हाइट से ज्यादा। पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन, आपको 70-30 फार्मिंग करना है। 70-30 फार्मिंग मतलब जो लाइन है उसमें 70% जगह बिना छेड़े हुए रख दो, उसकी एक की ड्रिप लेफ्ट में, एक की ड्रिप राइट में करो, तो ये जो पट्टा है इसमें कचरा मल्चिंग करो। कचरा मल्चिंग से नीचे की व्हाइट रूट कंटिन्यू एक्टिव रहेगी। चिलिंग आने का एक और कारण है कि जैसे ठंडी रातों में हमने पानी चलाया तो पानी या तो बहुत ज्यादा चल जाता है या सूख जाता है, एक जैसा हम मेंटेन नहीं कर पाते।
वापसा कंडीशन। तो रूट जो है, रूट जो बाहर निकलती है उसको ठंड लगेगी, वो सिकुड़ जाती है, तो वो वहां से न्यूट्रिशन अपटेक बंद कर देती है। अब आपका कचरा मल्चिंग है, वहां पर सफेद जड़ और वापसा कंडीशन, भुरभुरापन कंटिन्यू है। आपने 8 घंटे ज्यादा मोटर चला दी तो भी अंदर उतर जाएगा, क्योंकि वहां कीट पतंग बैक्टीरिया के होल और पोल है। कम मोटर पंप चलाया है तो जो कचरा मल्चिंग है उसके नीचे वापसा वहीं का वहीं है, पानी इवोप्रेशर नहीं हुआ, उड़ा नहीं, वो वहीं का वहीं है। तो चिलिंग को रोकने में कचरा मल्चिंग का सबसे बड़ा हाथ है। वैसे ही मैं कह सकता हूं बाउंड्री पर गन्ना घास लगेगा, उसका सबसे बड़ा हाथ है। इसके बाद में अगली कड़ी, जब सर्द रातें हैं, फल आ गया है, उस समय इस फल को प्रोटेक्ट करना है। तो हम डालते हैं दवाइयां। क्या डालते हैं? एमिडा, 05234, बोरान, जेब्रेलिक एसिड, ये केले की चमड़ी पर डालते हैं। तो जैसे ही कोई पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर उसकी चमड़ी पे गया तो यहां क्या होगा? मांसपेशियां रिएक्शन करेगी। एमिडाक्लोपिड क्या है? सिस्टमेटिक है, कांटेक्ट नहीं है, सिस्टमेटिक है। वो केला अंदर एब्जर्व करता है। एब्जर्व किया मतलब वहां के उसके रोम छिद्र, उसके फोटोसिंथेसिस वाले रोम छिद्र पूरे प्रोटॉन खुल चुके हैं। मतलब अब सर्द रातों वाली जो आवागमन होगी, ये मांसपेशी हो गई है ढीली और कमजोर, जल्दी से ठंडी इंजेक्ट करेगी। यहां पर आपको स्प्रे कौन सा करना चाहिए? उदाहरण में बता रहा हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। नांगा साधु अपने शरीर पे क्या लगाते हैं? राख लपेटते ना, ताकि ये रोम छिद्र जितने भी हैं इस पे राख लपेटी तो गर्मी भी बचाएगा, चमड़ी गर्मी से जलेगी नहीं, और सर्द रातें हैं तो ठंडी से भी बचाएगा। वो कपड़े पहनते ही नहीं है लेकिन फिर भी सर्द रातों में खड़े रहते हैं। तो ये साइंस है, इसलिए मैं बोलता हूं मिट्टी का स्प्रे करो। हमने कई सारे प्लाटों पर प्रयोग किया है, वही मैं रिजल्ट किसान को बताता हूं। ऐसी जगह की मिट्टी लो जहां डीएपी पोटाश नहीं डाला हो, 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है, 200 लीटर पानी में ठंडी रातों में 40 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनोमीटर, 24 से 36 घंटे उसको भिगो के रखो, 1-2 बार हिला दो। अब उसको पंप में लेना है तो 2 बार कप्पड़ छान करना है, 1 बार छाना फिर दूसरी बार और छाना, ताकि ककरी निकल जाए, उसका क्ले बचेगा जो गाद, वो हिला करके पूरा गाढ़ा पानी हमें स्प्रे करना है। और स्प्रे कैसा करना है? मोटी नोजल, 8-10 होल वाली नोजल से, ताकि नहला दे पूरे बंच को। तो अब ये मिट्टी जो है इसके रोम छिद्र में चिपक गई। किसी किसान का बजट होता है बंच कवर लगाने का, किसी का बजट नहीं है, वो चिलिंग से बचाएगा कैसे? तो एक ही विकल्प है मिट्टी का स्प्रे, इसके अलावा दुनिया में कोई विकल्प नहीं। उस चमड़ी को सर्द ठंड लगने से बचाओगे कैसे? तो मिट्टी उसके चमड़ी पर लिपेन कर दी, सिंपल सा इलाज। इतना काम किया तो चिलिंग में गारंटी लिख के दूं 90% तो नहीं आएगी। 10% आपका पानी प्रबंधन, बहुत ज्यादा ठंडी रातें हैं तो हमेशा लग रहा है कि अभी 15 जनवरी से ठंडी रातें आएगी, तो और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है कि जड़ों में गर्माहट रहे, तो 10 लीटर पानी में 1 किलो चूना घोलना है और 1000 पौधे पर वो चूने का पानी चलाना है ड्रिप से, तो नीचे गर्माहट आएगी, ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है। उसके बाद में जो ठंडी रातें हैं तो पूरे खेत में 4-5 जगह कंडे रख दो, उसका धुआं कर दो। अब वो धुआं कब काम में आएगा? जब आपकी गन्ना घास है तो, नहीं तो धुआं यहां करोगे, धुआं जाएगा दूसरे के खेत में, ये ऐसा चेंज होगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धुआं हम दूसरे की ठंड रोकने के लिए भेज रहे हैं। मूलभूत काम गन्ना घास। तूफान से रोक लिया गन्ना घास ने, बाकी चिलिंग मिलिंग तो सब है। तो तूफान जहाँ बर्बाद नहीं होगी, हाँ, वहाँ पे मतलब पौधे गिर गए थे। अच्छा। जहाँ थी प्रॉपर वहाँ नहीं गिरे, वहाँ नहीं गिरे। बहुत फर्क पड़ता है उसका, तो पूरी लगा रखी मैंने। मेरे सारे सेंटेंस जो है ना ऐसे, पौधा नहीं तो हमारे पूरे फॉलो तो कर रहा है, फॉलो कर रहे हैं, पौधे रेवा के नहीं, बाकी सब कर रहे हैं। ठीक है, अगली बार उस पे भी जाएंगे। पहले लगे। अच्छा, पहले लगे 2 साल। भैया कहाँ से हैं? बामनपुरी। बामन, ये पास में ही जेठवाड़, 2 किलोमीटर। क्या शुभ नाम है? कुलदीप साहब। कुलदीप जी, ओके, ठीक है। अपने रेवा लगा हुआ है आपका? अच्छा, रेवा लगा हुआ है, ओके। क्या हालचाल है रेवा के? ठीक है, ये फीलिंग बहुत थी। अच्छा, अभी क्या पोजीशन है? हाइट, हेल्थ और हाइट बढ़िया है, मतलब
फ्लावरिंग कब तक आएगी या आ रही है? फ्लावरिंग आ गई 80% आ गई, बाकी निकल लो आगे पीछे हो गया था अपना प्लाट। हाँ हाँ, उसका गेप फिलिंग वाली लेट आ रही होगी, बाकी करीबन गेप फिलिंग वालों को 1200 थोड़ा गेप फिलिंग के फास्फोरस भैया ने नाइट्रोजन तो ज्यादा दे दो ना, जो लेट आ रहा हो उसको। अलग से डाल दो उसमें ना, डाल दिए थे मैंने पहले। नहीं, अभी कितने % बचा है, उनको क्या करो? अभी अब उसकी हाइट कम है ना। अच्छा, कुछ फोटो वीडियो भेजो, देखते हैं। अभी यहाँ संदीप जी को खड़ा कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। बहुत सारे किसानों से एरर आया है, वे इतनी दूर विजिट करने के लिए कोई आ नहीं पा रहा था, तो अभी ये क्षेत्र में भाई खड़े हो रहे हैं, अभी चर्चाएं ज्यादा चलेगी। इसमें भैया एक चीज देखी मैंने, जैसे कि रेवा में कि हल्की जमीन में पौधा ठीक है, भारी जमीन में नॉर्मल है। और नहीं, ये तो जैसे किसी भी पौधे में ऐसा ही रहेगा। जैन का है, जैन का हल्की में खराब है, भारी जमीन में अच्छा है। ऐसा नहीं है, ये शायद शब्द अलग हो गया है। वो जैन या रेवा से मतलब नहीं है, वो हल्की जमीन भारी जमीन का मतलब है। तो उसमें हमें भारी जमीन में पानी प्रबंधन अलग करना पड़ता है। हल्की जमीन क्या करती है, पानी छोड़ देती है। भारी जमीन से हमारा आशय है काली जमीन, तो काली मिट्टी पानी पकड़ के रखती है। अब हमने अगर इसको भी 5 घंटे दे रहे हैं, इसको भी 5 घंटे दे रहे हैं, तो हमने जमीन के तासीर को देख करके इस वॉल को अलग रेवा के पौधे हल्की जमीन में बहुत बढ़िया है। अभी मैंने पिपला में एक जमीन जांच करके है ना, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अपने इस क्षेत्र में नहीं किसी को वो 35 स्क्वायर फीट पे ही है, 7 बाय 5 पे ही है वो। 7-5 बहुत बढ़िया पौधा, और जमीन इतनी हल्की है, बहुत हल्की है। बिल्कुल खेड़ा छे कि मुरु में इसकी वो ऐसा स्लोप है, पूरा उतार है, पूरा उतार है। 50 साल से 2 जानवर के नहीं रहती मन। हाँ, वो खेती पहली बार करी और वो अच्छी खेती वाली। मेरे को चाहिए ये जमीन, मेरे को तो ये लगा है, मैंने देखा मेरे भोजन उठाने के लिए। हाँ, ये केले को जमीन मुरुम चाहिए। पानी उसमें डूबना ही चाहिए, पानी दिखना ही मेरे यहाँ चाहिए। मुरु में खराब है, पौधे हल्के, अभी तक उनमें फूल आ रहे हैं। अभी 200 पौधे हल्के हैं, वहाँ पे अभी फल आ रहा नहीं है। मैम, ऐसा पानी- नहीं है, पानी का पानी चलाने के बाद maintenance चिकट तो नहीं हो रहा है मुड़मड़ उसको मैंने आपके? कम से कम 15 बार एक्स्ट्रा पानी दे दिया। अच्छा, नाली से, वो हल्के हल्के। ओके। उसके बावजूद भी थोड़ा डाउन है वो। और रेवा के हल्के में ऐसे हैं पौधे, उसमें देखे देवन में क्या के ये प्लाट अच्छा है, इस देवन में, एरिया में एकदम बहुत शानदार अच्छा है। आपका ये एरिया, ये झांझड़ जी की वजह से केला लगाना चालू हुआ है, लेकिन विडंबना ये है कि डेवलप उस दिशा में नहीं हो पाया है जो केले के किसानों को सपोर्ट चाहिए, वो आ नहीं पाया है। देवेन में और अपना साथ का लगा, पौधे साथ में। तुम्हारे क्षेत्र में अच्छा। उनका प्लस आया था, अपने पास जीना ही नहीं आया था। हाँ हाँ हाँ, देवेन भाई का प्लाट तो बहुत शानदार है। देवेन भाई का भाई का साइड में वो भी तो मेरा ही पौधा है, रेवा का ही है, वही है। एक ही मेड़ है ना वो। तुम आए दिनों गए हो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर बराबर। अप्रैल में। अब इसको क्या बात कहेंगे अपन, एक ही मेड़ है, तो काका बाबा जो हो, इधर भी रेवा इधर भी रेवा है, एक बहुत शानदार एक कमजोर है। देवेन भाई का प्लाट तो अपना एरिया में ही नहीं प्लाट, बहुत जबरदस्त देवेन भाई प्लाट। नहीं, ऐसा ये क्या है वो? सभी का प्लाट होना चाहिए, इसीलिए हाँ, मैं हमारी अभी तो 2022 में कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एमपी को समय दूंगा मैं। वो तो भाई अब हमारा तो ऐसे गैप फिलिंग का लफड़ा ही होता। हम्म। अब मई का नया किसान था। नहीं, guideline उस समय आपने जब करे थे ये भाई मुकेश भाई और आपको साथ में था नहीं नहीं, उनको पहले पहला था, तो इनका समय गर्मी कम थी, तो आपने जब प्लांटेशन करे तो मोड़ा वो पौधा सेट हो गया होगा, और अपना High पौधा temperature एकदम ज्यादा टेम्परेचर में आने में, सेट होने में पहली दिक्कत आई, तो वो दिक्कत बनती जाएगी। बहुत दिक्कत टॉप आई सीरीज की शुरुआत की दिक्कत आई। सुबह का लगे तो पिछले टाइम में फर्क आएगा। हाँ, नहीं, इसमें आपका ग्राफ जैसे बड़ा है ना, तो इसको अब रटून एक साथ में करेंगे। अभी आगे पीछे हो गया बहुत। अब इसको क्या करते हैं कि एक विजिट लगाते हैं अपन, तो रटून में कैसा एक साथ में वापस करेंगे, क्योंकि 5 बाय 7 है, जगह बड़ी है, तो रटून एक साथ आ गई तो फिर तीसरी से साइकिल आपकी चालू हो जाएगी। जो रटून अभी बताया था सोनी जी ने कि 5 महीना बाद 6 महीना बाद रटून छोड़ दो, है ना। तो अभी बहुत सारा पौधा जो कटिंग वाला रटून है वो नया नहीं फूटा। नहीं, ठंडी में रुकेगा, ठंडी में लेट आएगा। अच्छा, अभी नहीं जो नयो नहीं आया, नहीं तो नया छोड़ो कल बहुत नया सारा तो आ जाएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अच्छा, अब भी नया तो और आएगा, बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसमें से हमें छोड़ना पड़ेगा फिर। हाँ, हमको करना क्या पड़ेगा, जो पहले बंच आ चुके हैं वो पहले कटेंगे, जो अभी बंच आना बाकी होंगे या जो बाद में बंच आ रहे होंगे, तो उनकी रटून देखने के लिए हमें एक साथ जैसा प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो वो एक बार मैं विजिट लगाता हूँ,
उसके बाद अपन प्लान करते हैं, वो मैं मार्किंग करके उसमें दिक्कत आएगी। और 5x7 है तो हम दूसरी तीसरी को अच्छे से ले सकते हैं, उसमें रटून छोड़ने का वो टेरिफ देख लेते हैं। क्योंकि पिल अभी नए बहुत सारा पौधा में पिल नया निकला है नहीं, जो पहले कटिंग थी वो है। ठंडी में नहीं आएगा, उसको टेम्परेचर चाहिए, गर्माहट चाहिए। पानी जो चलाते हैं ना वो नीचे ठंडा ज्यादा हो जाता है तो घुटली में गर्माहट नहीं रहती, वो घुटली में गर्माहट रहेगी तो निकल के आएगा वो सही से आपको दिखेगा फरवरी में। अभी जनवरी पूरा दिखना नहीं है, नए बच्चे नहीं दिखेंगे अच्छे से। और जो गैप फिलिंग रहेगी उनको क्या करना, बच गया जो हाँ, उनमें क्या होगा, जैसे अपन ये रटून छोड़ेंगे ना और जो माल कटने पे आएगा तो उनके साइड का बड़ा कंद न लगाएंगे, जिनके ज्यादा पत्ते आ चुके होंगे। वो एक कैलकुलेशन है कि हमने जो बेबी रखा वो कितने उम्र का कितने बच्चे का हुआ, उसके मुताबिक जो माल कट रहा होगा, एक तरफ तो आपने बेबी रखा होगा, दूसरी तरफ उसके कंद और होंगे, तो जो बड़ा कंद होगा, सबसे बड़ा कंद, वो निकाल करके गैप फिलिंग में लगाएंगे तो वो इस बच्चे के साथ में ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसने पत्ते ज्यादा दे चुके होंगे, तो दोनों का फल फिर एक साथ आने की कंडीशन बनती है। बेबी के साथ चल जाएगा, वो बड़ा कन भी लेंगे तो भी नहीं, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ एकदम छोटा बेबी लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़े पौधे हैं जो फ्लावरिंग आ गए, कुछ मिडिल पौधे आप फ्लावरिंग आ रहे होंगे, तो जो बेबी लेंगे तो वो इसके साथ वाला नहीं लेंगे, इसके साथ जो आ रहा है वो वाला बेबी रखेंगे, तो इसके साथ वाली गठान चल जाएगी। वो 3 स्टेप हो गई ना, एक बड़ा हो गया, एक मिडिल हो गया और एक अब नया लगाना है, तो वो बड़े की कंद बड़ी जाएगी और उसका बच्चा छोटा रहेगा। फिर एक और टेक्निक देना पड़ेगी इसमें कि माल जब कटेगा ना, आपका माल जब कटेगा उस दिन क्या करना पड़ेगा कि जो शुरुआत वाली गाड़ियां कट गई उनका जो थड़ है उसको आधा करना पड़ेगा, और बाद वाली गाड़ियां जो रहेगी उसका थड़ पूरा रखना पड़ेगा। तो यहां से आपका रटून मैनेजमेंट होगा, क्योंकि जो पहले गाड़ियां कट गई इसका पूरा न्यूट्रिशन इसको मिलेगा, तो इसका थड़ पहले आधा करना पड़ेगा, ये स्पीड से नहीं तो ये धीमे चलेगा, और इसकी लाट पूरी रखेंगे तो ये स्पीड से चलेगा। टेक्निक हर बात की है, उतनी चिंता मत करो हर एक के लिए इलाज है। तो अभी तो 12 महीने पहली बार आया जब पौधा लगा फर्स्ट नहीं आया, पर सेकंड तो बना देना, दो भाइयों का तो कम से कम इधर आना हुआ फर्स्ट तो हमारे बिगड़े ले जाए। नहीं, अगर मैं इस तरफ आता तो फिर आपके यहाँ भी आता, इस तरफ का योग नहीं बना। भी नहीं आया ना। पेन वेब में लगाया था, पिपले आए तो उस रोज भी बोले यार आप 15 रोज बाद वापस हमारा टूर है तब आए। उस समय अपनी स्थिति गड़बड़ी हुई थी पूरी, एकदम गड़बड़ाया था मामला। अपना ग्राफ क्या है वहाँ का? 5-7 का ही है ना, तो बस फिर उसको आगे सक्सेस करेंगे ना, जिस दिन मिलेंगे उस दिन से सही कर लेंगे। अभी क्या दिक्कत है? आज के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, जैसे फिर हाँ, आज से ही आज तो से मतलब करना आप पड़ेगा। फील्ड पे जाएंगे तो अपन उसको करेंगे ना सही। फिर उसमें पिल कब रखेंगे? अप्रैल का था अपना। नहीं, साइड पे खड़े रहकर बात करेंगे। अभी अपनी कल की मीटिंग है, किधर है? कब की इधर ही। तो उसका टाइम देख लो, ऐसा लगे तो सुबह पहले यहाँ विजिट करते हैं या फिर बीच में गैप निकाल लेते हैं। अभी नाइट हाल कहाँ है आपका? घर बड़वाली घर रिसेप्शन रूटीन करते हो? काम कितने हैं? एक्चुअली होता क्या है, सुबह से वहां की भी कुछ दिनचर्या रहती है। वो रेवा में एक झलक दिखलाना पड़ता है, किसान पाठशाला में एक झलक दिखलाना पड़ता है, फिर तो आधा समय भी निकल जाता है आने जाने में।